मैंने बस आराम से छुरी को एक बार हवा में घुमा दिया। अगले ही पल सिस्टम बोला, बैरियर आइटम क्षतिग्रस्त, बैरियर नष्ट। एक ही वार में पूरा बैरियर टूट कर बिखर गया। रूबी और चेस के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके चेहरे धीरे धीरे फटने लगे और दोनों घुटनों के बल गिर पड़े। वे रोते हुए बोले, नेल, हमसे गलती हो गई, हम बस दोबारा जिंदा होना चाहते थे, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं पिघली। मैंने सिर्फ इतना पूछा, नीचे जिन खिलाड़ियों को तुमने मारा, क्या उन्होंने भी ऐसे ही तुमसे रहम की भीख नहीं मांगी थी? क्या तुमने उन्हें छोड़ा था? दोनों चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे हाथ की छुरी ने उन्हें छुआ तक नहीं। जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में मौजूद उन 4 शक्तिशाली आइटमों को देखा, उनका डर सीधे 100% तक पहुंच गया। अगले ही पल उनके शरीर जोरदार धमाके के साथ फट गए और उनकी आत्माएं भी पूरी तरह बिखर गईं। जमीन पर खून की एक बूंद तक नहीं बची। मैंने गुस्से से कांप रही छुरी को अपने सीने से लगाया और धीरे से कहा, शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसकी कंपन भी धीरे धीरे रुक गई। इसके बाद मैंने रूबी और चेस से मिले सारे विजिट टोकन सूजी और रे को दे दिए। मैंने उनसे कहा, 20वीं से 30वीं मंजिल तक जाओ। अगर कोई बॉस तुम्हें रोके तो बस इतना कहना कि तुम 30वीं मंजिल वाली नेल के दोस्त हो, मैंने ही तुम्हें भेजा है। मुझे पूरा भरोसा था कि जिन सत्ताओं से मैंने दिल से बात की थी वे मेरी इज्जत जरूर करेंगी। सूजी और रे बार बार झुककर मेरा धन्यवाद करने लगे। मैं जल्दी से एक तरफ हट गई और हम तीनों मुस्कुराते हुए अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। मैं अकेली नीचे की बाकी मंजिलों के विजिट टोकन लेने चली गई। अब नीचे के बॉस भी बिना किसी लड़ाई के मुझे अपने आप विजिट टोकन देने लगे। कुछ ही समय में मेरे पास लगभग सभी टोकन आ गए, लेकिन सिस्टम अब भी चुप था। डंजन क्लियर होने की कोई घोषणा नहीं हुई। तभी मुझे समझ आ गया कि अभी सबसे जरूरी टोकन मेरे पास नहीं था, 30वीं मंजिल का विजिट टोकन। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं थी। इन कुछ दिनों में मैंने अपने परिवार की पूरी कहानी जोड़ ली थी। वे चारों पहले कभी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। सीसी बारिश में स्कूल से घर लौट रही थी। उसने दया करके एक अजनबी आदमी को अपनी छतरी में जगह दी, लेकिन उसी आदमी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। दादाजी पर बस में झूठा आरोप लगाया गया कि वह लड़कियों को परेशान करते हैं। फिर भी उन्होंने एक लड़की की रक्षा करते हुए असली अपराधी को पकड़ने में मदद की, लेकिन उसी दौरान किसी ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया और उनकी आंतें बाहर निकल आईं। दादी की मौत एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग में हुई। उनके बेटे को आग बुझाने के सारे तरीके आते थे, लेकिन बिल्डिंग के फायर हाइड्रेंट में पानी ही नहीं था। वो अपनी माँ को जिंदा जलते हुए सिर्फ बेबस होकर देखता रह गया। और सिरकटा बॉस, वो एक खतरनाक पंथ से जुड़े परिवार का बेटा था। उसने मेहनत करके एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और अपने पागल परिवार से दूर नई जिंदगी शुरू की। लेकिन उसके माता पिता उस पंथ के अंधविश्वास में इतने डूब चुके थे कि उन्हें यकीन था कि अगर वे अपने ही बेटे का दिमाग खा लेंगे तो उन्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। इसी पागलपन में उन्होंने अपने ही बेटे का सिर काट दिया। तभी से उसकी गर्दन पर वो गहरा निशान हमेशा के लिए रह गया। अब मुझे समझ आ गया था कि ये चारों कभी जन्म से परिवार नहीं थे। दुनिया की बेरहमी ने उन्हें यहाँ लाकर एक परिवार बना दिया था और शायद इसी वजह से वे एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। शायद इसी वजह से आज मैं उन सब के साथ फिर से मिल पाई और ये अजीब असहज सा छोटा परिवार बन गया। हो सकता है ये कोई संयोग ही न रहा हो। मेरे कार एक्सीडेंट से एक दिन पहले ही मुझे तनख्वाह मिली थी। मैं खुशी खुशी एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी कि अचानक मन हुआ और पास की फूलों की दुकान से 4 गुलदस्ते खरीद लिए। फिर मैंने कुछ अनजान लोगों की कब्रों पर वे फूल चढ़ा दिए। मुझे आज भी उन 4 कब्रों पर लिखे नाम याद हैं, सेसिलिया चेन, वॉल्टर ल्यू, रोज ली और बेनाम। तो सच में वही बेनाम व्यक्ति था। वापस 30वीं मंजिल पर पहुंचकर मैंने खुद को संभाला, हल्का सा हंसते हुए दरवाजे तक गई और देखा कि वह पहले से खुला हुआ था। सच तो यह है कि जिस दिन मैं पहली बार यहाँ से निकली थी उसके बाद से वह कभी बंद ही नहीं हुआ। वे हमेशा से मेरा इंतजार कर रहे थे। लिविंग रूम में छोटे बड़े सभी मुस्कुराते हुए बैठे थे। खाने से भरी मेज सजी हुई थी और मेरी पसंदीदा चाय भी पहले से तैयार थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऐसे बैठाया जैसे मैं कोई खास मेहमान हूँ। फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे दोनों दोस्त अभी थोड़ी देर पहले आए थे, हमने उन्हें उनके टोकन दे दिए हैं। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया था वह सब याद आते ही मैं भीतर तक भावुक हो गई और आंसू अपने आप बह निकले। चलो एक दिन के लिए ही सही फिर से एक असली परिवार बनकर जी लेते हैं। इस तरह सबके साथ बैठकर खाना खाना सच में मुझे बहुत खुशी दे रहा है। हाँ, जब तक तुम खुश हो हम भी खुश हैं। हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप सबका धन्यवाद पगली, हम परिवार हैं। इतना खुशियों से भरा दिन फिर भी कितना छोटा निकला। रात होने पर माँ ने अपना हाथ हवा में घुमाया और आसमान में पटाखों जैसी चमकती चिंगारियां बिखेर दी। मैं तुरंत उत्साह से बोली, माँ ये तो कमाल है। क्या मैं, अरे भगवान, वो ऐसी बात भी पूछ रहा है। पहली पहल भी मुझे ही करनी पड़ेगी। ये तो बहुत शर्म की बात है। मैं तुरंत पंजों के बल खड़ी हुई, उसके कंधे को पकड़ा और अपने होंठ उसके होंठों पर मजबूती से रख दिए। फिर धीरे धीरे उस चुंबन को और गहरा कर दिया। उसके बाद बॉस ने मेरे हाथ में एक कार्ड रख दिया। अब मेरे पास पूरे 30 कार्ड हो चुके थे। मैंने हर कार्ड पर बने निशानों को देखा, उन्हें आपस में मिलाया और जमीन पर उनके किनारों से जोड़कर सजा दिया। बधाई हो खिलाड़ी नेल, आपने हैप्पी होम के हर निवासी का स्नेह प्राप्त कर लिया है। दूसरी दुनिया का द्वार सफलतापूर्वक बुला लिया गया है और आज रात 11 बजे प्रकट होगा। बचे हुए सभी खिलाड़ियों
खिलाड़ी अपने परिवार के साथ पहली मंजिल पर पहुंचे, अन्यथा आप हमेशा के लिए इस डंजन में खो जाएंगे। चैट खुशी से गूंज उठी। हम इतिहास बनने वाला पल देखने वाले थे। हैप्पी होम का पहली बार पूरा क्लियर होना। लेकिन जब सच में यहाँ से जाने का समय आया तो मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी मैंने सोची थी। रात ठीक 11 बजे मेरे चारों संरक्षक मुझे पहली मंजिल तक छोड़ने आए। पहली मंजिल की वह दीवार जो पहले लोहे जितनी मजबूत थी, अब उसमें 3 प्राचीन काले दरवाजे बने हुए थे और हर दरवाजे पर अलग अलग संख्या में ताले लगे थे। मेरे दरवाजे पर 4 ताले थे, सूजी के दरवाजे पर 1 और रे के दरवाजे पर 2। हर दरवाजे पर खिलाड़ी का नाम और उसके नीचे उसका डर का स्तर लिखा था। मेरे दरवाजे पर लिखा था नेल, डर का स्तर 0। सूजी के दरवाजे पर लिखा था 99.9। रे के दरवाजे पर लिखा था 90। सिस्टम बोला, क्या आप अपनी चाबी लगाकर दूसरी दुनिया का द्वार खोलना चाहेंगे? यह अवसर केवल आज रात 12 बजे तक ही उपलब्ध है। आपके पास केवल 1 घंटा बचा है, वरना आप हमेशा के लिए इस डंजन में खो जाएंगे। लेकिन हर ताले का छेद दिल के आकार का था। साफ था कि उसमें कोई साधारण चाबी फिट नहीं हो सकती। मैं ठंडी सांस लेकर बैठ गई, ठुड्डी हाथ पर टिकाते हुए उदास होकर बोली, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई चाबी ही नहीं है। लगता है मैं वापस नहीं जा सकती। फिर तो मैं हमेशा यहीं आप लोगों के साथ रह सकती हूँ। ही कितना अच्छा होगा, है ना? नेल, तुम पहले ही समझ चुकी हो कि असली चाबी क्या है ना? इसलिए तुम इसे स्वीकार नहीं कर रही। लेकिन तुम ये नहीं समझती कि अगर तुम यहीं खो गई तो हमारी तरह कोई सत्ता नहीं बनोगी। तुम सिर्फ काली धुंध का एक टुकड़ा बन जाओगी जो बस भटकता रहेगा। उसमें कोई भावना नहीं होगी, कोई चेतना नहीं, कोई विचार नहीं। वो तो मुश्किल से अस्तित्व भी कहलाएगा। नेल, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। उससे तो बेहतर है कि कुछ समय के लिए तुम मुझे खो दो। इतना कहकर उसने बिना झिझक अपने सीने में हाथ डाला, खुशी से भरा अपना दिल बाहर निकाला और सामने वाले काले दरवाजे की ओर फेंक दिया। उसी पल ताला एक विशाल डरावने जीव में बदल गया और उस दिल को पूरा निगल गया। यहाँ तक कि सिस्टम की आवाज भी एक पल के लिए डगमगा गई और उसके लहजे में जैसे डर झलकने लगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या बाकी सभी सम्मानित सत्ताएं भी अपने परिवार को इस द्वार से पार भेजने के लिए अपना अपना खुशी का दिल देने को तैयार हैं? तब सच सामने आया। इस द्वार की असली चाबी किसी सत्ता के अपने परिवार के सदस्य का दिल था, और वह भी खास तौर पर खुशी का दिल। रे और सूजी बेबस होकर अपने अपने सत्ता परिवारों की ओर देखने लगे। माफ करना, हमारे दिल लाल नहीं है, वे खुशी के दिल नहीं है। जो खिलाड़ी ये भूमिकाएं निभाते थे उनके भीतर हमेशा डर, बेचैनी या सिर्फ किसी तरह दिन काटने का एहसास रहता था। इसलिए 7 दिनों के बाद भी वे सत्ताएं अपने दिल में कभी सच्ची खुशी महसूस ही नहीं कर पाईं। यही इस डंजन की सबसे बड़ी क्रूरता थी। कैसी बेकार बात है, खुशी का दिल। वह तो बस एक जीवित इंसान का दिल है ना? रे के पास भी एक है, लेकिन वह किसी सत्ता को छूने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए वह अचानक मौका देखकर सूजी को जोर से धक्का देकर अपने ही द्वार की ओर फेंक देता है। उसी पल रे के दरवाजे का एक ताला एक भयानक राक्षसी सिर में बदल जाता है और चीखती हुई सूजी को एक ही निवाले में निगल जाता है। वह उसके मांस और हड्डियों तक को चबा जाता है। पीछे कुछ भी नहीं बचता। मैं उसे रोक भी नहीं पाती। आधा पागल हो चुका रे अपनी सन की नजरों से मेरी ओर देखता है, जैसे अब मेरे साथ भी वही करने की सोच रहा हो। सीसी एक तरफ चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन उसके चारों ओर एक खतरनाक सी शांति फैली हुई होती है। अगले ही पल हवा में लाल टुकड़े बिखर जाते हैं और उसका सफेद कपड़ा खून से गहरे लाल रंग में रंग जाता है। चारों ओर बिखरे मांस के बीच खड़ी सीसी धीरे से कहती है, जब तक मम्मी हमारे साथ थीं, मैं एक अच्छी लड़की बनना चाहती थी। अफसोस, तुमने खुद को ही मरवा लिया। फिर वो अपना मासूम सा चेहरा ऊपर उठाकर मुस्कुराती है, अपने नाजुक सफेद हाथों से अपने सीने में हाथ डालती है, अपना दिल निकालती है और उसे मेरे दरवाजे के दूसरे ताले की ओर फेंक देती है। मम्मी, सीसी भी आपको जाने नहीं देना चाहती, लेकिन सीसी चाहती है कि आप सच में पूरी जिंदगी जिएं, चाहे वहाँ सीसी आपके साथ न हो। फिर पापा और मम्मी भी अपने अपने दिल निकालकर मेरे तीसरे और चौथे ताले को खोल देते हैं। अच्छी बच्ची, अगर कभी तुम्हारी मुलाकात मेरे बेटे से हो तो उससे कहना कि खाली फायर हाइड्रेंट कभी उसकी गलती नहीं था, और मेरे बच्चे से ये भी कहना कि उसका पिता सच में एक हीरो था जिसने किसी की जान बचाई थी, वो आदमी नहीं जैसा लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया। अच्छी बच्ची, जरा भी जलना मत। तुम भी हमारी अपनी संतान हो, जैसे अभी अभी हमारे घर जन्मी हो। मम्मी और पापा तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और तभी मेरे पीछे का काला लोहे का विशाल दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुल जाता है। चारों तरफ चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी फैल जाती है। मेरी नजर अब भी पहले की तरह कमजोर है, लेकिन इस बार मैं जरा भी नहीं हिचकिचाती। मैं सीधे उनकी ओर दौड़ पड़ती हूँ, उन्हें कसकर गले लगा लेती हूँ और फूट फूट कर रोने लगती हूँ। अगर तुम सब अपने दिल दे दोगे तो क्या तुम मर जाओगे? सिर कटा हुआ बॉस मुझे अपनी बाहों में भरकर कहता है, नहीं, हम बस अपनी सारी यादें खो देंगे और पता नहीं किस डंजन में फिर से शुरुआत करने भेज दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम फिर कभी मिलें तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें याद रखूंगा। मम्मी, सीसी भी अच्छी लड़की बनेगी, हम भी। आखिर आधी रात हो जाती है और वे चारों मिलकर मुझे उस द्वार की ओर धक्का देते हैं। मेरी आंखों के सामने अनंत सफेद रोशनी छा जाती है और उसी पल मुझे 4 कोमल आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं, जिनमें बिछड़ने का दर्द भरा होता है। अपना ख्याल रखना, डरना मत, फिर मिलेंगे। बधाई हो खिलाड़ी नेल, आपने हैप्पी होम डंजन को पूरी तरह क्लियर कर लिया है और पहला क्लियर करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। आपको अतिरिक्त 500 पॉइंट्स प्रदान किए गए हैं। मैं सिस्टम की बात पूरी तरह अनदेखा कर देती हूँ। मेरी नजरें लालच से द्वार के उस पार खड़ी धुंधली सी आकृति पर टिकी रहती हैं। मेरी निगाह उस काली परछाई पर जमी रहती है जिसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे होते हैं। वह मेरी ओर मुस्कुराता है। मैं अपने दोनों हाथ मुंह के पास रखकर जोर से पुकारती हूँ, मैंने तुम्हारा नाम काई वेल्स रखा है। चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न
न हो, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी।